Hello guys, whenever we want to make any investments, the primary objective is to get some returns out of it. कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा है कुछ रिटर्न्स कमाना, कैपिटल गेन कुछ हमें हो जाए. बट हमें जो रिटर्न्स मिलते हैं उस पर हमें टैक्स भी देना पड़ता है, टैक्स लायबिलिटी भी आ जाती है. और कभी इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी गेट मनी आफ्टर डिडक्शन ऑफ द टैक्सेस. सो इसीलिए एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करे अब उसके जो टैक्स ट्रीटमेंट हैं उनको देख के करे या उनको ध्यान में रखते हुए करे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट व्हेन यू कंसीडर एनी इन्वेस्टमेंट. और म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा व्हीकल है जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जिनकी टैक्स ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट है, डेट म्यूचुअल फंड की टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट है. सो इसीलिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ही उन्हें ये बताया जाए. NISM सीरीज 5A का चैप्टर 8 टैक्स पे ही बेस्ड है. द चैप्टर नेम इज कॉल्ड टैक्सेशन. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्री सिटी, आपका वेल्थ पार्टनर. माय नेम इज अनुज एंड यू आर वाचिंग NISM सीरीज 5A पास फॉर श्योर वीडियोज़. हम अब तक की वीडियोस में 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं. दिस इज़ द चैप्टर नंबर 8 ऑफ NISM सीरीज 5A. द चैप्टर इज़ टैक्सेशन. इस चैप्टर में हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टैक्सेशन समझेंगे, किस स्कीम में कितना टैक्सेशन होता है वो समझेंगे, कैपिटल गेन्स को देखेंगे क्या होता है, इक्विटी स्कीम्स में कितनी टैक्सेशन है और डेट स्कीम में कितनी टैक्सेशन है, डिविडेंड्स की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, एक NRI के लिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, इंडिविजुअल के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, ये सब इसी चैप्टर का पार्ट है. सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर you should know about applicability of taxes in respect of mutual funds, capital gains, dividend income, difference between dividend distribution and capital gain taxes, set of any gains and losses under the Income Tax Act, Securities Transaction Act, and the income tax benefit under the section of 80C of Income Tax Act, and tax deducted at source if any. ये सारी इंफॉर्मेशन चैप्टर 8 का पार्ट होने वाली है. और अगर आप अब तक हमारी वीडियोस नहीं देख ली है आपने या इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्सेस इन रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स के केस में टैक्सेशन क्या है, कैसे एप्लीकेबल है, आइए इस पे देखते हैं. देखिए उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स एक पास थ्रू व्हीकल है. हम जब ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंने अपनी चैप्टर 2 की वीडियो में भी बताया था, तो टेक्निकली ये गलत है. हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं. सो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, इनकम अर्नड बाय द फंड एंड इनकम अर्नड बाय द इन्वेस्टर. दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है और दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में हमें समझना पड़ेगा. सबसे पहले आ जाता है इनकम अर्नड बाय द फंड. फंड हाउस ने जो इनकम अर्न की है उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है. और पहले ये समझते हैं कि फंड हाउस की इनकम क्या है. देखिए जो स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड्स की वो कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाती हैं, वो जैसे कि इक्विटीज़ शेयर्स में पैसा लगाती हैं, बॉन्ड्स में लगाती हैं, डिबेंचर्स में लगाती हैं. और ये सारी सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं. तो आपने फॉर एन एग्जांपल 100 रुपये पे कोई सिक्योरिटी खरीदी और वो 110 हो गई, सो 10 रुपये का यहाँ पर कैपिटल गेन है और वो 10 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा. बट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट there could be capital gains and losses, there could be capital gains, interest, dividend income. So जो भी इनकम है फंड वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट वहाँ पर इनकम टैक्स पेएबल नहीं है. फंड हाउस इनकम टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है. So as per the prevailing tax laws in India, mutual funds income is exempt from income tax since mutual funds are constituted as a trust in India and the trust totally work for the beneficial of the investors. So ये पैसा म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को टैक्स नहीं देना है. वो जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में पैसा जाता है, चाहे वो इक्विटी हो, बॉन्ड हो, शेयर्स हो, वो पैसा जो भी आप रियलाइज प्रॉफिट्स हैं, कैपिटल गेन्स हैं, उस पे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट लायबल नहीं है इनकम टैक्स देने के लिए. ये तो थी इनकम अर्न बाय द म्यूचुअल फंड्स. अब बात करते हैं इनकम अर्नड बाय द इन्वेस्टर्स कि जो इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है. इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कैसे पैसा कमा सकते हैं. इन्वेस्टर्स जो भी म्यूचुअल फंड्स की NAV उन्होंने जिस भी NAV पे म्यूचुअल फंड बाय किया है, चाहे वो इक्विटी स्कीम है या डेट स्कीम है, अगर NAV बढ़ जाती है
या मार्केट के ऊपर आने पे एनएवी बढ़ जाती है और उनको कैपिटल गेन्स हो जाते हैं, सो अगेन वो लायबल हैं उस पर टैक्स देने के लिए। और अगर आपको कुछ डिविडेंड भी आया है, स्कीम ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, कुछ सरप्लस अमाउंट आ गया था स्कीम के पास, तो आपको डिविडेंड आया है, डिविडेंड के केस में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोनों की टैक्स स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल जब इन्वेस्टर के जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो किन चीज़ों पे बेस्ड है। सो देयर आर 3 थिंग्स जिस पे इन्वेस्टर की टैक्स ट्रीटमेंट बेस्ड है, वो तीनों चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ है टाइप ऑफ इनकम, किस तरीके की इनकम हुई है। शॉर्ट टर्म गेन्स हुए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं, डिविडेंड इनकम आई है, इंटरेस्ट इनकम आई है। सो जो भी इनकम आई है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपकी टैक्स ट्रीटमेंट उस पर होगी। सो फर्स्ट इज टाइप ऑफ इनकम, सेकेंड इज टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। टैक्स लायबिलिटी डिपेंड करती है कौन सी स्कीम में आपने पैसा लगाया है, टाइप ऑफ स्कीम कौन सी है, आपकी इक्विटी स्कीम है, आपकी डेट स्कीम है। अगर 65% ऑफ द एसेट्स आर गोइंग इन द इक्विटी, सो आपकी वो इक्विटी स्कीम्स कही जाएगी। और इसके अलावा जो 65% डेट में जाता है जब आपका इन्वेस्टमेंट, तो वो डेट स्कीम कही जाती है। दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी की नहीं लगी। बेशक से वो फंड दूसरे इक्विटी फंड में ही इन्वेस्ट कर रहा है, बट इक्विटी की टैक्स ट्रीटमेंट उसकी नहीं होगी। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है फंड ऑफ फंड के केस में, जब एक इक्विटी फंड दूसरे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है, तो वो इक्विटी टैक्सेशन पर्पस के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड कंसीडर नहीं किया जाएगा। और तीसरा है टाइप ऑफ इन्वेस्टर। आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, आप कंपनी हैं, आप एनआरआई हैं या कोई पार्टनरशिप फर्म है, किस तरीके के आप इन्वेस्टर हैं। सो इन 3 चीज़ों पे बेस्ड है म्यूचुअल फंड की टैक्स लायबिलिटी एक इन्वेस्टर्स के हाथों में। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करने जाते हैं या म्यूचुअल फंड्स को जब हम सेल करते हैं, तो हो सकता है जिस प्राइस पे या जिस एनएवी पे हमने म्यूचुअल फंड लिया हो, उससे आज हम ज़्यादा पे सेल कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो वो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। फॉर एग्जाम्पल, हमने 100 रुपये की एनएवी पे एक फंड लिया और आज हम उसको रिडीम कर रहे हैं 200 रुपये की एनएवी पे, गिरी में आ जाएगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द यूनिट्स, दैट इज़ द कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस। अगर वो माइनस में है, अगर आपका जब आप बेचने गए हैं यूनिट्स को, जो प्रीवियस जो बाइंग प्राइस है उससे नीचे है, तो आपको कैपिटल लॉस होगा। और अब जब आप सेल कर रहे हैं, आपका सेलिंग एनएवी आपकी ऊपर है बाइंग प्राइस से या बाइंग एनएवी से, तो आपको कैपिटल गेन होगा। आइए समझते हैं कैपिटल गेन की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है इन बोथ द केसेस, इन बोथ द स्कीम्स, इक्विटी स्कीम्स एंड नॉन इक्विटी स्कीम्स। अभी आपके सामने देखिए कि टेबल आई है जिसमें हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करते हैं। पहले साफ मेंशन्ड है एनआईएसएम की बुक में, और क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधे तरीके से आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इज 15% फ्लैट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम इज 10%। उससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के केस में क्या है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के केस में क्या है। सो लॉन्ग टर्म इज डिफाइंड एज अ होल्डिंग पीरियड ऑफ मोर देन 3 years इन केस ऑफ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, whereas the same is more than 1 year of equity oriented scheme। अगर आप किसी भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में 1 साल से ज़्यादा रुक गए हैं या 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे हैं, सो आपकी जो टैक्स स्टेटमेंट होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगी। और किसी नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में यानी कि डेट स्कीम में अगर आप 3 साल या उससे ज़्यादा रुके हैं, सो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ट्रीटमेंट में आएगी। सो यहाँ पर ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी स्कीम्स एंड इन टर्म्स ऑफ नॉन इक्विटी स्कीम्स या डेट स्कीम्स। सो हम अपने एग्जांपल पे आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम इज 15% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम इज 10% फ्लैट। अब बात करते हैं नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की। देखो, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है यानी कि जो आपने डेट स्कीम में से 3 साल से पहले पैसा निकाल लिया है, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। मार्जिनल टैक्स रेट एज एप्लीकेबल फॉर द इन्वेस्टर। जो भी इन्वेस्टर का टैक्स रेट है, जो भी इन्वेस्टर की इनकम है, उसमें ये ऐड हो जाएगा और इनकम टैक्स के स्लैब से ही जो एप्लीकेबिलिटी होती है इन्वेस्टर को वही पैसा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अगर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में या डेट स्कीम में एक इन्वेस्टर 3 साल से ज़्यादा रुका है, सो टेबल में अगेन लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम शुड बी 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। तो वहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा।
सो ये थी कैपिटल गेन की टैक्स ट्रीटमेंट इन बोथ द केसेस, इन इक्विटी स्कीम्स एंड इन डेट स्कीम्स। यहाँ पर एक समझने वाली बात और है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा वो 1 लाख से ऊपर लगेगा। 1 लाख से नीचे के जितने भी गेन्स हैं दे आर नॉट लाइबल फॉर एनी टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने ये साफ साफ बोला है NISM को कि जो भी म्यूचुअल फंड्स के केस में जो भी रिडेम्पशन होती है पर ईयर 1 लाख से नीचे अगर किसी के कैपिटल गेन्स हैं तो ही और शी इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्सेस। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी की इनकम 1,10,000 बनी है, किसी का कैपिटल गेन, तो 1 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा और उसको 10,000 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी जो भी है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म लगेगा, बट टैक्स ट्रीटमेंट होगी 10,000 रुपये पे। अब बात करते हैं डिविडेंड इनकम की। देखिए, डिविडेंड इनकम यूज्ड टू बी टैक्स फ्री इन दी हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। अभी कुछ टाइम पहले तक डिविडेंड, जो भी इनकम डिविडेंड्स आते थे इन्वेस्टर्स को, वो बिल्कुल टैक्स फ्री थे। यानी कि एक इन्वेस्टर को डिविडेंड जो आए हैं उस पर कुछ टैक्स नहीं देना पड़ता था, टोटली टैक्स फ्री थे। लेकिन अब इन द यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री इन 2020, डिविडेंड्स आर सब्जेक्ट टू टैक्सेस। डिविडेंड्स जो भी आए हैं वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे और आपको उसी हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्लैब्स। टैक्सेशन में नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंप ड्यूटी ऑन म्यूचुअल फंड्स। की म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स खरीदते टाइम या कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस करते टाइम स्टैंप ड्यूटी लगती है। वो कितनी लगती है स्टैंप ड्यूटी, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन 110% इस पे आता है। सो देखते हैं कि स्टैंप ड्यूटी कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पे लगती है और कितनी लगती है। विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2020, म्यूचुअल फंड यूनिट्स इशूड अगेंस्ट परचेज ट्रांजैक्शंस whether lump sum investment, SIP, STP, switch-ins or dividend reinvestment would be subject to levy of stamp duty at 0.005% of the amount invested। देखिए, आपके जो भी परचेज ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो SIP है या लम्प सम है या सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान है या स्विच-इन्स हैं, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू दी स्टैम्प ड्यूटी। उस पर 0.005% स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ये लिस्ट है हमारे पास पूरी जो NISM की बुक में दी हुई है। स्टैम्प ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल टू द ट्रांजैक्शंस pertaining to the scheme's inflow purchase transaction, additional purchase, dividend reinvestment, scheme investment, systematic investment plan या systematic transfer plan, income distribution and capital withdrawal जिसको हम dividend transfer plan बोलते हैं। जितने भी ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस जब आप करते हैं तो इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 0.005%, 0.005% ऑफ द टोटल अमाउंट दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय यू। किसी साल में ऐसा हो सकता है कि कैपिटल लॉस हो गया हो, तो क्या हम वो कैपिटल लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं आगे कैपिटल गेन्स के? हम जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं, इससे भी रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस ओनली, सेटिंग ऑफ कैपिटल गेन्स एंड लॉसेज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। क्या है वो हम बताते हैं आपको। कैपिटल लॉस अगर है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, एग्जाम्पल सैलरीज। आपका कोई भी कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो किसी भी अदर हेड ऑफ इनकम में सेट ऑफ नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, and long term capital loss can only be set off against long term capital gain। So जब भी आप टैक्स फाइलिंग करेंगे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यही रूल है इनकम टैक्स एक्ट में कि किस तरीके से आप अपने गेन्स को, कैपिटल गेन्स और लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। किस तरीके से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है और कौन सी एसेट क्लास पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, ये देखते हैं। व्हेन एन इन्वेस्टर सेल्स यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी फंड in the stock exchange or to the AMC, he has to incur securities transaction tax। Securities transaction tax is not applicable on purchase of unit of an equity scheme। So जब आप परचेज कर रहे हैं एक इक्विटी स्कीम को, जब आप परचेज कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स को बेच रहे हैं यानी कि सेल करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गिव सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड दैट इज 0.001% ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू। एक टेबल के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से STT एप्लीकेबल है इन्वेस्टर्स इन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। डेट में नहीं होता है, सिर्फ इक्विटी में ही आता है। परचेज ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में निल है। सेल ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड डिलीवरी बेस्ड में 0.001%,
Sale of equity shares, units of business trusts, units of equity oriented mutual fund non-delivery based में 0.025% and sale of units of equity oriented mutual funds to the mutual fund is 0.001%. So जैसे कि मैंने बताया equity oriented schemes में जब आप सेलिंग के लिए जाएंगे तो 0.001% आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भरना पड़ेगा. नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 80C. 80C के अंडर कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं? देखिए जब हम ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, एक तरीके का टाइप ऑफ फंड है, उसमें हमें अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स रिबेट मिलती है एंड दैट इज़ मैक्सिमम टू 1.5 लाख. इसका मतलब अगर हम 1.5 लाख रुपए तक एक ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर 3 साल का लॉक इन होता है तो हमें 1.5 लाख तक का इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है, यानी कि हमारी इनकम 1.5 लाख से कम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू टैक्सेबल इनकम. फॉर एन एग्जांपल मेरी इनकम 6 लाख रुपए और अगर मैं 1.5 लाख ELSS में डाल देता हूँ तो मेरी जो इनकम बचेगी 4.6 माइनस 1.5 लाख, तो मैं 4.5 लाख की इनकम पे टैक्स दूंगा. सो इस तरीके से 1.5 लाख तक की इनकम मैं सेव कर सकता हूँ बाय इन्वेस्टिंग इन ELSS स्कीम्स. सो दिस इज़ द बेनिफिट विच आई गेट under section 80C by investing maximum of 1.5 lakh rupees in an ELSS scheme. Next is TDS, tax deducted at source. For residential investors there is no TDS. आपको जो भी पैसा मिलेगा जब आप यूनिट्स को सेल करते हैं वो आपको पूरा मिलेगा, उस पर कोई भी TDS नहीं कटेगा. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं है वहाँ पे इन केस ऑफ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल्स. However, in certain cases for NRIs, yes, TDS is there. In case of dividends from mutual fund schemes, even for residents Indians, TDS is applicable. But in case of the dividends from the mutual fund schemes, even for the residential Indians, TDS is applicable. The tax is required to be deducted at 10% on the dividend amount if it exceeds rupees 5,000. So that was the tax deducted at source. अब बात करते हैं applicability of GST की. AMCs can charge GST as per the applicable laws. और वो कौन से laws हैं वो देखते हैं और कितना कैसे चार्ज करते हैं AMC वो भी इस टेबल के जरिए समझते हैं. देखिए सेबी ने रेगुलेशंस में अपनी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में बिल्कुल लिमिट्स बताई हैं कि इन लिमिट्स के अंदर रह के ही हमें ये चार्ज करना है. एक AMC चार्ज कर सकती है GST को. GST on fees paid on investment management and advisory fees shall be charged to the scheme in addition to the overall limits that is specified as per the total expense ratio provisions. Second, GST on all the fees other than investment and advisory fees shall be charged to the scheme within the maximum limit of total expense ratio. And GST on exit load, if any, shall be deducted from the exit load and net amount shall be credited to the scheme. GST on the brokerage and transaction cost paid for execution of trade, if any, shall be within the limits of total expense ratio. And as the commission payable to the distributor to mutual funds may be subject to GST as applicable in case of ARN holder. So such tax cannot be charged to the scheme. So guys, that was all from the chapter 8 taxation. Taxation से related इतना ही है. ये सारा जितने भी आज टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ते हैं या हमारी वीडियोस भी देख लेते हैं, सो दैट इज़ इनफ. जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने जितना भी आपको बताया उसी से रिलेटेड आएंगे. अगर आपने इतना भी देख लिया या आपने ये वीडियोस भी देख लिया तो आप NISM सीरीज़ 5 है बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. तो दिस इज़ फॉर ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक टैक्स ट्रीटमेंट उन्हें पता चले. देखिए अल्टीमेटली हमारा ये वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको NISM का 5A का एग्ज़ाम क्लियर कराया जाए. इसीलिए हम उन स्पेशल पॉइंट्स को टच करते हुए ये वीडियोस बना रहे हैं कि वी मेक श्योर कि आपको NISM सीरीज़ 5A के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए और सिर्फ वीडियोस देख के ही आप पास हो जाएं. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम चैप्टर्स 8. अब चैप्टर 8 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द टैक्स एप्लीकेबल ऑन द इनकम अर्न्ड बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम्स. म्यूचुअल फंड स्कीम्स के द्वारा कमाई गई इनकम पे क्या टैक्स लगेगा. बहुत अच्छे से हमने स्टार्टिंग में ये एक्सप्लेन किया था. A, it is a function of the type of the income. Since dividend, short-term gains and long-term capital gains attract different tax, income earned by a mutual fund is exempt from taxes, 10% plus surcharge. It is a function of marginal rate of tax applicable to the respective investor in the mutual fund scheme. So, income earned by the mutual fund schemes. हमने काफ़ी अच्छे से समझा था कि जब income earned by the mutual fund schemes, they are totally free from any taxes. They are totally exempt from taxes. उन्हें income म्यूचुअल फंड्स को कोई टैक्स नहीं देना है बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ ट्रस्ट इन इंडिया
और जो ट्रस्ट है वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है, उनके बेनिफिशियल के लिए काम करती है। तो इसीलिए द आंसर इज बी, इनकम अर्न्ड बाय म्यूचुअल फंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। सेकंड क्वेश्चन, रिडेम्पशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स वुड अट्रैक्ट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स फॉर एन इन्वेस्टर। काफ़ी अच्छे से हमने ये भी देखा। देखिए ऑप्शंस दिए हैं, मल्टी कैप फंड, बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, लिक्विड फंड एंड ओवरनाइट फंड। एसटीटी लगता है हमेशा जब हम सेल्स ट्रांजैक्शन करते हैं उन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, और यहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स एक मल्टी कैप स्कीम है, बाकी सब डेट स्कीम है। सो आंसर इज ए, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। 3, इन द नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंशनड है। इन द नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 20% विद इंडेक्सेशन। वीडियो में हमने एक टेबल के थ्रू बताया इसको। तो आंसर इज सी, 20% with indexation. In case of capital gains from mutual fund investments, tax deduction as source is applicable for. So options देखते हैं, minor through guardian, non-residents Indians, all investors who have invested more than 5 lakhs at TDS is not applicable in case of mutual funds. So answer is B, non-residential Indians. Question 5, the Income Tax Act allows setting of short-term capital loss against long-term capital gains. State whether true or false. 5th, सो इनकम टैक्स अलाउ करता है हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉसेज को सेट ऑफ करने के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। स्टेटमेंट इज ट्रू, यस, इनकम टैक्स एक्ट ये अलाउ करता है। सो आंसर इज ए, ट्रू। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में बने रहने के लिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस थे और हम आशा करते हैं कि आज की वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।